हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो शुरुआत से लेकर अंत तक हमें अपनी मिस्ट्री से उलझा कर रखती है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गेंजी शेंजन सिटी रहने के लिए आ जाता है तो मुनियोंग भी उसके पीछे पीछे चली आती है और मुनियोंग को वहाँ पर देखकर गेंजी काफी ज्यादा ही हैरान रह जाता है। गेंजी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मुनियोंग कहती है कि कैसे नहीं आती, तुम्हें मिस जो कर रही थी। ये सुनकर गेंजी उसे देखता ही रह जाता है। फिर गेंजी उसे हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे फिर से नहीं मिलना। तब मुनियोंग कहती है कि तुमने तो कहा था, पर मैंने कब कहा कि मैंने मान लिया। वो गेंजी को देखे ही जा रही होती है तो गेंजी पूछता है कि ये क्या कर रही हो। तब मुनियोंग कहती है कि तुम्हें ठीक से देख रही हूँ, बड़े होने पर काफी ज्यादा ही अच्छे हो गए हो और काफी समझदार भी हो गए हो। फिर गेंजी पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। फिर गेंजी पूछता है कि क्या चाहती हो मुझसे, जब तुम्हें वो मिलेगा नहीं तब तक तुम नहीं मानोगी, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब मुनियोंग कहती है कि मुझे तुम चाहिए, दोगे क्या। फिर गेंजी पूछता है कि मैं ही क्यों। तब मुनियोंग कहती है क्योंकि तुम हैंडसम हो, इसलिए मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। देखो, जब कोई चीज मुझे पसंद आ जाती है, भले वो जूते हो, कपड़े हो या फिर गाड़ी हो, मैं उसे पाकर रहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। किसी चीज को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा कारण हो। वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस पाक आती है और मुनियोंग से कहती है कि डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है, चलो। फिर मुनियोंग डायरेक्टर के पास जाती है तो वो बताते हैं कि तुम्हारे डैड की कंडीशन बहुत ही खराब है, हमें उनकी जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि वो कुछ दिन और जी सके। लेकिन मुनियोंग को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन में उसके डैड ने उसको मारने की कोशिश की थी। मुनियोंग कहती है कि क्या मैं यहाँ पर पेशेंट्स को बुक पढ़कर सुना सकती हूँ और ये काम आप मुझे दे सकते हैं क्या। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो तुम्हें हर एक दिन अपने डैड को 30 मिनट के लिए वॉक पे ले जाना होगा। फिर मुनियोंग कहती है कि अगर ये कंडीशन है तो मैं ये काम नहीं करना चाहूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं गेंजी को, जो कि काम करने के लिए कपड़े चेंज कर रहा होता है, कि तभी वहाँ पर मुनियोंग आ जाती है। मुनियोंग को वहाँ पर देखकर गेंजी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर गेंजी मुनियोंग को कमरे से बाहर निकाल ही रहा होता है कि तभी उन दोनों को नामजूरी देख लेती है और उन्हें साथ में देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। गेंजी मुनियोंग को बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वहीं नामजूरी मुनियोंग को हॉस्पिटल के बाहर ले जाती है कुछ बात करने के लिए, जहाँ पर मुनियोंग कहती है कि तुम यही चाहती हो ना कि हम ऐसा दिखाए कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। तब नामजूरी कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ। फिर वो पूछती है कि गेंजी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तब मुनियोंग कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि लोग हमेशा किसी भी रिश्ते को एक शब्द में समझाने के लिए कैसे कह सकते हैं। हम जब भी मिले हमने मौत को करीब से देखा और जब सामने आए थे एक दूसरे को हैरान किया। अगर एक के बाद एक इत्तेफाक की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो तुम ही बताओ कि इस रिश्ते को क्या नाम देना चाहिए। ऐसा कहना बोरिंग होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सारी बातें सुनकर नामजूरी काफी ज्यादा ही जेलस फील करती है। उसके बाद हम देखते हैं गेंजी को, जो कि अपना काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है, कि तभी वहाँ पर मुनियोंग अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है और गेंजी को बैठने के लिए कहती है। लेकिन गेंजी बैठने से मना कर देता है और कहता है कि अपनी मनमानी करके हमेशा ही तुम्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता होगा, पर ये पैतरा मुझ पे नहीं चलेगा। तब मुनियोंग कहती है कि अच्छा, तुम नखरे करने वालों में से हो, फिर तो मजा आएगा, देखते हैं कब तक तुम हाँ नहीं कहोगे। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर अगली बार नहीं माने तो उठा कर ले जाऊंगी। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नामजूरी एक शॉप पे घर का कुछ सामान खरीदने के लिए आई होती है, कि तभी वहाँ पर गेंजी भी कुछ सामान खरीदने के लिए आ जाता है और एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान रह जाते हैं। वो दोनों अपना अपना सामान खरीदते हैं और वहाँ से साथ में घर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मुनियोंग को, जो कि अपने उसी घर में रहने के लिए जाती है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। वो महल जंगल के बीचों बीच में होता है, इसीलिए कोई भी उस महल को खरीदना नहीं चाह रहा होता और इतने सालों में कोई भी वहाँ पर रहने नहीं आया होता। लोगों का मानना था कि वो एक श्रापित महल है जिसके अंदर मुनियोंग की मॉम की मौत हुई थी और उसके डैड भी वहीं पर पागल हो गए थे। मुनियोंग उस घर के अपने पुराने कमरे में जाती है और वहाँ पर सो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेंजी, शेंगजी, जेशु, नामजूरी और उसकी मॉम को, वो सभी लोग मिलकर साथ में खाना खा रहे होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुनियोंग सो रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने अपनी मॉम की आत्मा को देखती है, जो कि हवा में उड़ रही होती है। उन्हें
ये देखकर मुनियोंग काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है। लेकिन तभी मुनियोंग की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि वो तो सपना देख रही थी। उस सपने को देखने के बाद मुनियोंग काफी ज्यादा ही डर जाती है। तभी उसे गेंजी की बातें याद आने लगती है। गेंजी ने कहा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज पे गुस्सा आ रहा हो या फिर जब तुम काफी ज्यादा ही डरी हुई हो तो अपने आप को हग करना, जिससे कि तुम्हें आराम मिलेगा। फिर मुनियोंग अपने दोनों हाथों को अपने कंधे पर रख कर खुद को हग करती है, जिससे कि उसे लगने लगता है कि गेंजी उसके पास में ही बैठा है। फिर जब सुबह होती है तो ली मुनियोंग को फोन करता है और उसे सियोल वापस आने के लिए कहता है। वो काफी ज्यादा ही परेशान होता है क्योंकि उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे होता है। लेकिन मुनियोंग सियोल वापस आने से मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गेंजी के हॉस्पिटल में एक पागल लड़का आता है जो कि एक नेता का बेटा होता है। इसीलिए मिस पार्क सभी स्टाफ को उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेसू ने एक छोटा सा पिज्जा शॉप खोला होता है और वहाँ पर सैंजी अपना स्कूल छोड़कर आया होता है। इसीलिए वो काफी ज्यादा ही डरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि अगर सैंजी को पता चला कि मैं स्कूल छोड़कर यहाँ पर आया हूँ तो वो मुझे घर से निकाल देगा। तभी जेसू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम पेंटिंग काफी ज्यादा ही अच्छा बनाते हो, इसीलिए यहाँ पर जो भी कस्टमर आएंगे तुम्हें उनका पेंटिंग बनाना होगा और हर एक पेंटिंग के मैं तुम्हें 10,000 वॉन दूंगा। सैंजी को पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए वो हाँ कर देता और कस्टमर्स की पेंटिंग बनाने लगता है। मुनियोंग गेंजी को पाना चाह रही होती है और उसके साथ रहना चाह रही होती है, इसीलिए वो पेशेंट को कहानियां सुनाने का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। और गेंजी ये बात जानकर काफी शॉक्ड रह जाता है। मुनियोंग पेशेंट को कहानी सुनाने का काम शुरू कर देती है पर वो पेशेंट से अच्छे से बात नहीं करती। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है तो मुनियोंग गेंजी से बात करने लगती है। गेंजी कहता है कि तुमने अभी एक पेशेंट से कहा कि सच्चाई को गले लगाकर हम खुश रह सकते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तब मुनियोंग कहती है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी और तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहोगे, इस बात को हमें मान लेना चाहिए तभी हम खुश रहेंगे। फिर गेंजी कहता है कि हम सच से खुश हो लेकिन पूरी दुनिया को हमसे शिकायत हो तो अगर वो सच को माने ही ना तो? तब मुनियोंग कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम खुश नहीं हो? ये सुनकर गेंजी मुनियोंग को घूरने लगता है। तो मुनियोंग कहती है कि मुझे दिख रही है कि तुम्हारी आंखों में कितनी अधूरी ख्वाहिशें हैं, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो, ऊपर से सख्त हो पर अंदर से नर्म हो। पेशेंट से तो तुम काफी ज्यादा ही प्यार से बात करते हो पर मुझसे क्या प्रॉब्लम है? कल रात को तो मुझ पे काफी ज्यादा ही प्यार आ रहा था। ये सुनकर गेंजी काफी हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही हो? फिर मुनियोंग कहती है कि कल रात तुम मेरे सपने में आए थे और मुझे गले लगाया था। ये सुनकर गेंजी वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी मुनियोंग बहुत जोरों से गेंजी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद सभी लोग सुन लेते हैं और काफी ज्यादा ही शॉक्ड रह जाते हैं। गेंजी भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड रह जाता है। वो मुनियोंग को एक रूम के अंदर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी फालतू के मजाक बहुत हो गए, तुम्हारी इस नौटंकी में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर मुनियोंग कहती है कि अच्छा अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम हिस्सा लेते। तब गेंजी कहता है कि फालतू के बकवास करना बंद करो। तभी वो कहती है कि इतनी बोरिंग लाइफ क्यों जीते हो? ख्वाहिशों को दबाकर चलोगे तो बीमार पड़ जाओगे, अगर मजा करना चाहते हो तो खुलकर करो। तब गेंजी कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती और तुम कौन होती हो मेरे ऊपर हक जमाने वाली? फिर मुनियोंग कहती है कि झूठे कहीं के, दुनिया में सब लोग झूठे होते हैं, सबके दिल में बहुत ज्यादा ही नफरत होती है लेकिन कोई भी किसी से कहता नहीं, और वैसे भी हम सब में कमियां होती है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये बातें सुनकर गेंजी काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सैंजी को जो कि गेंजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। तभी वो मुनियोंग को वहाँ पर देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। सैंजी मुनियोंग के पास पहुँचने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गेंजी आ जाता है और उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? तो सैंजी कहता है कि मैंने यहाँ पर मुनियोंग को देखा। फिर गेंजी कहता है कि वो यहाँ पर कैसे आ सकती है, ये तुम्हारे मन का वहम होगा। गेंजी सैंजी को डायरेक्टर के पास ले जाता है ताकि वो जान सके कि सैंजी का कोई इलाज है कि नहीं। डायरेक्टर और सैंजी काफी देर तक एक रूम में होते हैं और बाहर गेंजी उनका इंतजार कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, इसीलिए वो अंदर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि डायरेक्टर और सैंजी काफी ज्यादा ही खुल के बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर गेंजी काफी ज्यादा ही हैरान रह जाता है। सैंजी डायरेक्टर को बताता है कि मुझे ड्राइंग करना बहुत ज्यादा ही पसंद है और अपने कुछ ड्राइंग्स भी दिखाता है जो कि डायरेक्टर को काफी ज्यादा ही पसंद आता है। तभी डायरेक्टर खिड़की के पास जाता है और बाहर देखकर सैंजी से कहता है कि ये बाहर का नजारा
नजारा काफी ज्यादा सुंदर है ना, मुझे इस नजारे को कहीं और रखना है, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? फिर सेंजी खिड़की के बाहर देखता है तो उसे काफी सुंदर नजारा दिखता है। तभी गेंजी पूछता है कि इसको कहाँ पर ले जाना है। तब डायरेक्टर उनको एक दीवार के पास ले जाता है और सेंजी से कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है कि तुम में इतना हुनर है कि तुम उस खूबसूरत नजारे की हूबहू ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हो। फिर सेंजी पूछता है कि ये क्यों? तब डायरेक्टर कहता है कि इसका यही इलाज है। फिर गेंजी कहता है कि आप मुझे इसकी कितनी फीस देंगे? अगर आप अच्छी फीस देंगे तो ही मैं बनाऊंगा। तब डायरेक्टर कहता है कि जितनी अच्छी ड्राइंग होगी उतनी ही फीस मिलेगी। ये सुनकर सेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं अच्छी कमाई कर लूंगा। फिर जब वो लोग घर जाते हैं तो गेंजी एक छोटे से बॉक्स में पैसे जमा कर रहा होता है कि तभी गेंजी उसे देख लेता है तो वो कहता है कि सेंजी तुम तो बड़े अमीर हो, चलो दिखाओ तुमने कितनी बचत की है। लेकिन सेंजी दिखाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं दिखा सकता जब तक पूरे नहीं हो जाते। तब गेंजी पूछता है कि तुम कितना जमा करना चाहते हो? फिर सेंजी कहता है कि 3,28,90,000 वॉन चाहिए। तब गेंजी पूछता है कि तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या? फिर सेंजी कहता है कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। तब गेंजी पूछता है कि तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? फिर सेंजी उस गाड़ी का फोटो गेंजी को दिखाता है और कहता है कि ये एक घर वाली गाड़ी है जिसका प्राइस है 3,28,90,000 वॉन। तब गेंजी पूछता है कि तुम्हें ये गाड़ी क्यों चाहिए? फिर सेंजी कहता है कि अगर हम ये गाड़ी खरीद लेंगे तो हमें हर साल घर नहीं बदलना पड़ेगा। तितलियां अगर हमारे पीछे आई तो हम इसमें बैठकर भाग जाएंगे, हमें बार बार पैक करके भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मकान मालिक मेरे भाई को नहीं डांटेंगी, हम कहीं भी जा सकते हैं, इसीलिए मुझे ये घर वाली गाड़ी चाहिए। ये सारी बातें सुनकर गेंजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो सेंजी को गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे कोई घर गाड़ी या फिर दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए और यही सच है। फिर अगले दिन उस नेता का बेटा जो कि पागल था वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और उसको भगाने में मुनियोंग भी उसकी मदद करती है। मिस पार्क गेंजी को ये सारी बातें बता देती है तो गेंजी उसी रास्ते से हॉस्पिटल आ रहा होता है जिस रास्ते से मुनियोंग पागल को लेकर भागी थी। गेंजी मुनियोंग की कार देख लेता है तो वो गाड़ी से उतर जाता है और रास्ते पे खड़ा हो जाता है तो मुनियोंग को गाड़ी रोकनी ही पड़ती है। गेंजी मुनियोंग के पास जाता है और उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है, लेकिन मुनियोंग उसका उल्टा करती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से भागने लगती है। तो गेंजी नामजूरी की कार लेकर उसका पीछा करने लगता है। मुनियोंग उस पागल को वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पर उस पागल का पिता अपने पार्टी का प्रचार कर रहे होते हैं। वो पागल स्टेज पे जाता है और माइक में बोलने लगता है कि मैं एक पागल हूँ और मैं इस नेता का बेटा हूँ। वो अपने पिता का काफी ज्यादा बेइज्जती करता है, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर गेंजी भी आ जाता है तो वो उसको पकड़ने नहीं जाता बल्कि वो उसकी बातें सुनने लगता है। वो पागल कहता है कि मेरे भाई बहन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से पढ़े हैं, मैं अपने परिवार का अकेला बेवकूफ बच्चा था पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो पैदाइशी थोड़ा मनबुद्धि और कम अकल था। अच्छे मार्क्स न आने पर मुझे पीटते थे, मेरी बेइज्जती करते थे क्योंकि मैं देर से समझता था, शरारत करूँ तो कमरे में बंद कर देते थे, मैं भी तो इनका ही बेटा था। ये ऐसा दिखाते थे कि मैं इनको दिखता ही नहीं, मैं बस चाहता था कि वो मुझ पे ध्यान दे और उनका ध्यान खींचने के लिए मैंने पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन मैं सच में पागल हो गया। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं उसको पकड़ने के लिए पर कोई भी उसे पकड़ ही नहीं पा रहा होता। ये सारी चीजें गेंजी भी देख रहा होता है और उसे काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। तभी मुनियोंग उसके पास आती है और उससे कहती है कि इसे कहते हैं मजे करना। तब गेंजी कहता है तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ मजे कर सकता हूँ, बोलो करोगी? ये सुनकर मुनियोंग काफी ज्यादा ही शॉक्ड रह जाती है और गेंजी को देखते ही रह जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।